आज अपन हाइड्रोकार्बन से चैप्टर एल्केन से शुरू करते हैं अपन अपना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। इंट्रोडक्शन की बात अपन ने कर ली थी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। एक चीज होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके बारे में अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं अपन इसके बारे में। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, तो वो जो हाइड्रोकार्बन होगा हमारा वो क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, ये कहलाएगा। अगर मान लीजिए Du1 है तो इस तरह का हाइड्रोकार्बन हमारा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें एल्कीन कहलाएगा, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। अगर Du2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें रिंग नहीं हो सकती, वो सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में चर्चा मैं लिखवाऊंगा, रुक जाओ अभी। एल्काइन, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। तो हम जो चर्चा करेंगे वो इनके बारे में करेंगे। ये जो एल्केन है ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो एल्कीन और एल्काइन है ये दोनों हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सैचुरेटेड की कहानी अलग है और अनसैचुरेटेड की कहानी अलग है। तो आज या अभी हम स्टार्टिंग करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, फिर उसके बाद हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि जो रिंग वाले हैं वहां भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाया जाता है, जो एरोमेटिक स्पीसीज हैं वो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पाई जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन में अपन वो अलग से टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाकर के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ये एक अलग ब्रांच है, अलग चैप्टर होगा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिफरेंट चैप्टर होगा हमारा, ये एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एल्केन एल्कीन एल्काइन और उसमें भी एल्केन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब आप देखो, ध्यान से समझना, आगे चर्चा करते हैं। देखो, एल्केन का सबसे पहले, एल्केन जानने से पहले आपको एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जानना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जानना होगा आपको, दैट इज कार्बाइड्स, जिनकी अपन चर्चा करते हैं। कार्बाइड्स होते क्या है कार्बाइड्स? अगर किसी स्पीसीज का अनाइनिक पार्ट, अगर किसी स्पीसीज का अनाइनिक पार्ट कार्बन है, अगर किसी स्पीसीज का अनाइनिक पार्ट जो है वो अगर कार्बन है तो हम उसे कहते हैं कार्बाइड। ये हमारे कार्बाइड, दो तीन तरह के कार्बाइड की चर्चा है। एक कार्बाइड होता है एस ब्लॉक वाला, एक एस ब्लॉक के कटाइन मेटल बनाते हैं, एक होता है डी ब्लॉक वाले कार्बाइड, और एक होते हैं पी ब्लॉक वाले कार्बाइड। पी ब्लॉक वाले कार्बाइड जो है मतलब बेसिकली अनाइनिक पार्ट ये है और ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो होता है ना बॉन्डेड विद मेटल। जैसे एक फेमस सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भैया CaC2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये आपसे एक फेमस सा प्रश्न पूछा जाता है कि कितने सिग्मा कितने पाई। तो इसमें मैं लिखवाऊंगा, रुक जाओ। कैल्शियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और C2 इसमें अपना बॉन्ड पाया जाता है। तो यहां H लगा दिया, सॉरी मैंने, यहां पर इसका अपना बॉन्ड है, अपना। तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज किस पर है? ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर। ये नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर है। ये और ये ट्रिपली बॉन्डेड C। तो यहां पर एक सिग्मा और एक बॉन्ड पाया जाएगा, दो पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। अभी अगर मैं तुमसे एक पूछूं, एक छोटा सा कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस बता रहा हूं तुमको, कंसेप्ट ऑफ, अगले पेज पर ही बता देता हूं, ये डी ब्लॉक पी ब्लॉक करते हैं। पहले एक चीज देखो, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये आगे भी काम आएगा तुम्हारे।
हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट देखिए आपको क्या करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल से H और OH को काटना होता है कुछ इस अंदाज में कि ये H+ और ये बन गया हमारा OH-। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब आप किसी भी स्पीसीज को काट रहे हो, जैसे A और B है, मान लो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, आप इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहते हो, हाइड्रोलिसिस इसका करना चाहते हो, तो आप इस बॉन्ड को इस तरह से काट लेना और देखना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। आपको क्या देखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये आपको देखना है। इसको भी आप H और OH की फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मान लिया। लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही कम है, तो इस पर पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव है, तो आपको जितने बॉन्ड काटने हैं उतने साथ में वाटर के भी काटना, इसका कटायन उसके अनायन के साथ, इसका अनायन उसके कटायन के साथ जुड़ जाएगा, तो आप कहेंगे एक तो HB बन जाएगा यहां से और एक बन जाएगा AOH, एक HB बन जाएगा और एक बन जाएगा AOH। ठीक है। मान लीजिए कि आपको NCl3 का हाइड्रोलिसिस करना है, मान लीजिए कि आपको NCl3 का हाइड्रोलिसिस करना है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसकी ज्यादा है। नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। जितने बॉन्ड काटने हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। 3 बॉन्ड काटने हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब बताओ OH किधर दूं और H किधर दूं? OH किधर देना है और H किधर देना है? Cl पर क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए OH- की जितने बॉन्ड काटने हैं उतने ही वाटर आपको लेने पड़ेंगे, तो इस पर OH-, इस पर H+, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहां H+, यहां OH-, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी यहां H+, यहां OH-। तो आप कहोगे भैया कि 3 मोल तो HOCl बन गए, 3 मोल तो HOCl बन गए, आगे भी काम आएगा, इसको कहते हैं हाइपोहेलस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोक्लोरस, अभी लिखवाऊंगा रुक जा, हाइपोक्लोरस एसिड और साथ में बनेगा अमोनिया, NH3 गैस। अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, आप किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो? साइनाइड का, RC ट्रिपली बॉन्डेड N। अब अगर आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, आपको इसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है, आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो आप क्या करोगे? ये बॉन्ड काटोगे इस तरह से। कितने बॉन्ड काटने हैं? 3 बॉन्ड काटने हैं। एक कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर मैं क्या कर दूं? 3 ऑक्सीजन OH ग्रुप जोड़ दूंगा इसके साथ, और यहां पर जितने बॉन्ड काटने हैं उतने ही H और OH लगेंगे, साथ में अमोनिया गैस बाहर निकल गया। अब एक कंसेप्ट है छोटा सा कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, याद रखना, आगे और बता दूंगा डिटेल में। एक कार्बन पर 2 OH आ जाएं तो ये अनस्टेबल होते हैं, यहां से तुरंत H2O बाहर निकाल देना, ये नियम ही है। क्यों है कैसे है वो बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। H2O बाहर निकालना है, ये डबल बॉन्ड से इसको जोड़ देना और यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर आप साइनाइड का, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, रट लेना, अगर आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। समझ गए हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कैसे कराते हैं? हाइड्रोलिसिस समझ गए ना? किसी का भी हाइड्रोलिसिस कराना हो हम किस तरह से कराते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H दे दिया जाता है। जितने बॉन्ड आपने ले रखे हैं उतने ही बॉन्ड आपको काटने होते हैं। 3 बॉन्ड काटने हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलूं आगे, करें स्टार्ट? आओ देखो, तो ये है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो आपने सीखा अभी अभी। अब देखो एक बात और अभी बता देता हूं, एक कार्बन पर 2 OH वाली, देखिए जब भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे तो ये करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही एक कार्बन पर एक OH और एक OR, R मतलब एल्काइल ग्रुप, समझते हो ना? R मतलब एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक कार्बन पर एक OH और एक NH2,
अगर ये आ जाए, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहां पर आप देख रहे हो तीनों में ही 4 मेंबर की रिंग बन गई। रिंग इज फॉर्म्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 4 मेंबर की रिंग बन गई। और यह बात आपको जाननी पड़ेगी कि 3 मेंबर और 4 मेंबर की रिंग इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती। एंड 4 मेंबर रिंग आर नॉट सो स्टेबल, ये उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जब ऐसी घटना घट जाए, एक कार्बन पर 2 OH, एक OH और एक OR और एक मैं लिखवाऊंगा एक OH और एक NH2, तो आप यहां से तुरंत H2O बाहर निकाल देंगे। क्या बाहर निकालेंगे? H2O। तो जब आप H2O बाहर निकालेंगे तो आपको यहां पे कौन सा बॉन्ड, क्योंकि आपने दो ये OH काट दिया, ये H काट दिया, तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, डबल बॉन्ड O कर देना, RCH डबल बॉन्ड O। यदि एक कार्बन पर एक OH और एक OR ग्रुप हो तो अब यहां से आपको ROH बाहर निकालना है और कार्बोनाइल बना देना है इस तरह से। अगर एक OH और एक NH2 हो, उस केस में भी आपको H2O बाहर निकालना है और यह बना देना है डबल बॉन्ड NH। इमीन कहते हैं इसको, इमीन कहते हैं। ठीक है, ये लिख लो जल्दी, नोट लगा लीजिएगा, नोट लगा के लिख लीजिए। तो अब देखो ध्यान से आगे। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, यहां से हमारा प्रश्न स्टार्ट हुआ था कि भैया हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। आपसे ये पूछा जाए कि बताइए जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप कहोगे भैया CaC2 है, इस बॉन्ड को काट दो, इसकी वैलेंसी +2, इसके ऊपर -2, तो आप इधर तो बना दोगे CaOH का होल ट्वाइस। भाई जितने चार्ज आपको काटने हैं उतने ही OH H लगाओगे और ये हो जाएगा H2C2। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इस गैस का नाम है एसिटिलीन। ये आपको बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है ना, बस समझो केवल, ठीक है ना। तो ये है एक छोटा सा टॉपिक। हमारा कार्बाइड्स पे हमारी चर्चा चल रही थी, कार्बाइड्स पे हमारी चर्चा थी। मैंने कहा था मेटल चाहे S ब्लॉक का हो, चाहे P ब्लॉक का हो, चाहे D ब्लॉक का हो, ये कार्बाइड बनाएगा। S ब्लॉक वाला आयनिक या सोल्ट लाइक कार्बाइड बनाता है, P ब्लॉक वाला कोवेलेंट बनाता है और D ब्लॉक वाला इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाता है। इंटरस्टिशियल का मतलब जो मेटल्स के बीच में जो गैप बच जाता है, इसमें कार्बन घुस जाता है यहां पर, दैट इज द इंटरस्टिशियल कार्बाइड। जैसे Fe3C के में होता है, इसे सीमेंटाइट कहते हैं। SiC ये सब इसके पार्ट आ जाते हैं P ब्लॉक वाले के, और बाकी सब S ब्लॉक वाले हैं आयनिक कार्बाइड। इन कार्बाइड्स को एक विशेष नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है इनके हाइड्रोलिसिस से जो गैस बाहर निकलती है उस गैस के नाम के बेसिस पर। अगर मीथेन गैस बाहर निकल रही है तो मीथेनाइड्स कहते हैं इनको। ये हमारा अलाइलिक ग्रुप होता है, इसे हम एलिलाइड कहेंगे इसके बेसिस पर। तो इस तरह से हम नामकरण करते हैं किसका, कार्बाइड्स का। चलिए मैं आपको शो कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कार्बाइड्स के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ये हैं हमारे कार्बाइड्स। आइए देखिए, मैंने कहा था कि S ब्लॉक वाले कार्बाइड बनाते हैं, P ब्लॉक वाले कार्बाइड बनाते हैं और D ब्लॉक वाले भी कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है ना। S ब्लॉक वाले जो कार्बाइड बनाएंगे वो होंगे हमारे आयनिक कार्बाइड, ये हमारे हो गए कोवेलेंट, और ये हमारे हो गए इंटरस्टिशियल। जैसे आप बीच में देख पा रहे हो कार्बन घुस गया, इसके सीमेंटाइट इसका नाम है, SiC, B4C, ये सब हो गए। इसमें अलग अलग टाइप के कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं। एलिलाइड, अगर ये वाला ग्रुप लगाए तो एलिलाइड, ये वाला ग्रुप लगाए तो एसिटिलाइड, और इसे कहते हैं मिथेनाइड। और जो नामकरण किया गया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द गैस इवॉल्व्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जैसे आप Be2C का जब हीट करोगे तो मीथेन गैस बाहर निकलेगी, तो आप इसे मिथेनाइड की कैटेगरी में मानोगे।
CaC2 का मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे ही Mg2C3 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। ये तो लिख लिया था, ये लिख लिया था अपन ने, है ना। चलिए जी, इसके बाद यही है बस कि आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, ये एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर अपन ने देख लिया। ये सब चीजें अपन ने देख ली। अब इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर बात करने वाले हैं। जनरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वो है CnH2n+2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एल्केन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए। सबसे पहले इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको ध्यान में रखना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको ध्यान में रखना है। एक चीज होता है CH2N2। जब मैंने आपको लिविंग ग्रुप पढ़ाए थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब मैं आपको बताता था कि नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है भैया। तो CH2N2 इसे कहते हैं डाईएजोमीथेन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं डाईएजोमीथेन। और इसकी एक खास बात होती है कि जब आप इसे हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, एक अकेला गरीब CH2 बचेगा। अब आप देखो कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है भैया। ये इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4 बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये है इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2s2 और ये है इसका 2s1 अब आप देखिए, क्योंकि कार्बन ने केवल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये व्यवस्था भी हो सकती है और ये व्यवस्था भी हो सकती है। कार्बन ने अगर 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इस व्यवस्था के तहत एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक p ऑर्बिटल खाली और 2 हाइड्रोजन आ गए यहां पर। और अगर उस वाली की चर्चा अपन करें तो 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए और बाकी 2 ऑर्बिटल से इसने बॉन्ड बना लिए। यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन है, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन है। 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन कहलाता है कार्बीन। क्या कहते हैं? कार्बीन। ये भी कार्बीन है, ये भी कार्बीन है। एक फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में तुम पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तूने तो पढ़ रखा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल स्पिन प्लस 1, दैट इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और हुंड साहब ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हुंड, ये भी बात ध्यान रखना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ये बात आप ध्यान रखना, 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल स्पिन प्लस 1। अब देखो यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना है? अप साइड में है क्लॉकवाइज तो +½ है इसका, ये डाउन साइड है तो इसका कितना है? -½ ओवरऑल कितना हो गया? टोटल स्पिन 0। ओवरऑल टोटल स्पिन कितना हो गया? 0। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1, तो यहां से आंसर आएगा 1। इस तरह का कार्बन जहां पर एक ऑर्बिटल खाली है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड अगर कार्बन ने बना रखे हैं तो ये कहलाता है हमारा सिंगलेट कार्बीन। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। इसे हम सिंगलेट कार्बीन कहते हैं, याद रखना। और अगर इसकी व्यवस्था मैं देखूं तो ये +½ है और ये भी +½ है, ये +½ टोटल स्पिन यहां से कितनी हो गई? 1। 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल स्पिन प्लस 1 जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। इस तरह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन। तो कार्बीन के बारे में आपको जान लेना चाहिए, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में, यहीं से लिखो। अब देखो ध्यान से, तो ये जो कार्बीन है, तो ये जो कार्बीन है, इस कार्बीन की एक खास बात होती है कि भैया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी भी बॉन्ड के अंदर घुस सकती है कार्बीन। तो सबसे पहला जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन करते हैं, मेथड्स ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ एल्केन जब हम करते हैं तो भैया सबसे पहला जो मेथड है वो है इलोंगेशन ऑफ कार्बन चेन। कार्बन की जो चेन है उसे बड़ा कर लो आप, यानी कि आपके पास मान लो 2 कार्बन की एल्केन है, इथेन है आपके पास, इसे आप प्रोपेन बनाना चाहते हो तो डाइजोमीथेन का सहारा लीजिए, इसे हीट कर दीजिए, बस यहां से ही आपको कार्बीन जनरेट करके देगा। और कार्बीन की खास बात होती है कि भैया ये किसी भी बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो सकती है। तो हमारे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 4 बॉन्ड हैं, आपका जो मन करे उस बॉन्ड में इंसर्ट करा दो। जैसे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में ये इंसर्ट हो जाएगा, यहां पे बनना वही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी आप इंसर्ट करा दो इसको, CH2 CH3 ये हो जाएगा। देखिए आप चाहते हो नहीं मैं इसमें इंसर्ट नहीं कराना चाहता, मैं तो कहीं और इंसर्ट कराऊंगा, तो कराओ भैया, कहीं और करा दो। HCHH CHH तुम चाहते हो इस बॉन्ड में बीच वाले में इंसर्ट कराना तो तुम्हारे पास पूरी आजादी है, तुम यहां भी इंसर्ट करा सकते हो इसे, बात तो वही रहेगी, इस केस में तो प्रोपेन ही बनेगा। तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज इलोंगेशन ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप डाइजोमीथेन का सहारा लीजिए, लिख लीजिए यहीं से। चलें आगे, आइए देखिए, अब मैं क्योंकि तुम्हें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, अगला मैं बताऊंगा नहीं, आपसे रिएक्शन करवाऊंगा। चलिए बताइए, इन रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए, आपको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी कीजिए, कंप्लीट आंसर दे दीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए कि यहां आप क्या करवाना पसंद करेंगे। चलिए प्रश्न है, कंप्लीट कीजिए। करिए कंप्लीट, कर दीजिए आप इसे कंप्लीट। नो एक्शन। NaBH4 0 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल हलाइड के साथ नो एक्शन। LiAH4 3 डिग्री वाले के साथ क्या करता है? कितने डिग्री का अल्काइल हलाइड है? 3 डिग्री का। एल्कीन बनाता है। SBH क्या करेगा? SBH क्या करता है? एल्केन बनाता है। रेड फॉस्फोरस HI हाइड्रोजन लगा देगा। मेटल प्लस बेस, चाहे मेटल प्लस एसिड हो या मेटल प्लस बेस हो, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हेलोजन हटा करके हाइड्रोजन लगा दीजिए, यह आंसर है। यही करे थे ना तूने? ठीक है, आइए तो अब एक प्रश्न करके दीजिए। अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके देंगे, जैसे अभी हटा दूं इसे, एक प्रश्न करके दीजिए।
अभी हम जानते हैं कि किसी अल्काइल हैलाइड में जब आप रेड फास्फोरस और एचाइड डालेंगे तो अल्काइल हैलाइड से एल्केन बना देना यार। लेकिन अब सवाल उल्टा है, अब आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे और आपसे रिएक्टेंट पूछा जाएगा और सवाल कुछ इस तरह का है कि हाउ मैनी अल्काइल हैलाइड on reaction with red phosphorus and HI can form isobutane। तो अभी हमें क्या बनाना है? आइसोब्यूटेन। ये रहा आइसोब्यूटेन। एक मैं करके दिखा देता हूं, आपका कंसेप्ट क्या है? ये प्रोडक्ट है और इसके लिए सूटेबल रिएक्टेंट लेकर के आना है आपको। यानी ये बनाया है आपने किसी एक्स में रेड फास्फोरस और एचआई डाल करके ये बनाया गया है। रेड फास्फोरस और एचआई डाल के ये बनाया गया है। मान लेता हूं मैं कि ऐसा। अब क्या करना है? यहां से एच हटा के हैलोजन लगा लेना। XCH2, सुनिए जरा, CH3 CH2CH3। अब आप देखिए, क्या ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल ये कार्बन कायरल है। तो इसकी दो फॉर्म होंगी, एक R और एक S। तो दो फॉर्म तो यहां से आ गई। अब ऐसे ही आपको देखना है कि ऐसे कितने प्रकार के अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं जिससे हम ये बना पाए। तो सिंपल कंसेप्ट है, हाइड्रोजन हटाओ, X लगाओ, देखो अगर कोई कार्बन कायरल हो रहा है तो उसको डबल काउंट करना है, जैसे मैंने किया। एक मैंने कर दिया है, बाकी अब आपको चेक करने हैं। जल्दी कीजिए, कंप्लीट आंसर नहीं है ये, आपको कंप्लीट आंसर करना होगा। आइए देखिए, शुरू करते हैं। दो तो ये हो गए, ये और ये। यहां पे हैलोजन लगाओ या यहां पे लगाओ, एक ही बात है। यहां पे और यहां पे एक ही बात है। मैं यहां पे लगा के देखता हूं। साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि कोई कार्बन कायरल हो रहा है तो उसे डबल काउंट करेंगे। इसमें कोई कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए एक फॉर्म ये हो गई। साथ ही ये वाले पर अगर लगाएं तो देखिए कार्बन कायरल हो गया, दो फॉर्म ये हो गई। और यहां पर अगर मैं लगा दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कोई कार्बन कायरल नहीं है, एक फॉर्म ये हो गई। तो 6, 3 और 3 6, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 6। इस तरह से आप इस प्रकार के प्रश्नों को डील करेंगे। चलिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना होगा, बढ़ते हैं। आइए देखिए, आगे बढ़े उससे पहले आपको दो अहम बातें जान लेनी होंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी मेटल दिख जाए, मेटल का काम होता है, मेटल और अमलगमेटेड मेटल कोई भी हो सकता है। गमेटेड मेटल इज यूज्ड फॉर या यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह बात का आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह इन्हें काम में लिया जाता है। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं मेटल आ जाए, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। ठीक है, आओ दूसरी बात देखिए। कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है Nu-, इसके सामने ऐसा कोई सबस्ट्रेट है जिसके पास लीविंग ग्रुप है।
ये लिविंग ग्रुप जैसे हैलाइड हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, नोट 3 डिग्री, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री चलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक मारता है और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, RNU बनाता है और Lg- बाहर निकल जाता है। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करके उसे धक्का मार देता है, खुद जुड़ जाता है। इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक, अब ये कैसे है डिटेल में तो वक्त के साथ आएगा, बट हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज जान लेनी होगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और किस तरह से होता है। जैसे R- के सामने, या आप ऐसा देखोगे R- की बजाय कोई भी कार्बन आयन है, अगर मेरे पास कोई भी कार्बन आयन है, जैसे मेरे पास CH3- है, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराऊं, ये इसके ऊपर अटैक मार के इसे बाहर भगा देता है और खुद इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरह से ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिख लीजिए। 3 डिग्री का एल्काइल अलाइड नहीं होना चाहिए, ये वाला, ऐसा मतलब कोई भी R ग्रुप हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया। ये 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे, आओ देखिए एक जनरल मैकेनिज्म देखिए, एक जनरल मैकेनिज्म देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ये मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसके साथ मैं कोई मेटल ले लेता हूं और मेटल के साथ मैं ले रहा हूं ईथर, जल नहीं ले रहा। अगर मैं जल ले लूंगा तो जल अटैक कर देगा, जल रिएक्शन कर देगा मेटल के साथ वाटर, ईथर ले लिया। तो मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। मेटल क्या करेगा, मेटल कटायन बना लेगा, मेटल बनाएगा मेटल कटायन और साथ में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और ये जो मेटल कटायन है, ईथर अपने लोन पेयर से इसे स्टेबलाइज कर देगा। ये लीजिए, ये एडक्ट बना के इसे स्टेबलाइज करता है, स्ट्रेंथ देता है, ये कहता है दे तू अपना इलेक्ट्रॉन दे। मैं जानता हूं यहां पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पार्शियल नेगेटिव है। मान लीजिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, मान लीजिए आपको क्या मिले, 2 इलेक्ट्रॉन मिले। पार्शियल पॉजिटिव के पास जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, पॉजिटिव का खत्म कर देगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बना लेगा। R पर एक इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया क्योंकि आपने X- को बाहर निकाल दिया, तो R पे प्लस बना होगा। एक इलेक्ट्रॉन जब प्लस के साथ जुड़ता है तो रेडिकल बनता है, एक इलेक्ट्रॉन जब प्लस के साथ जुड़ता है तो रेडिकल बनता है। रेडिकल का मतलब उसके पास उसके सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएं तो यहां पर नेगेटिव बन जाता है, दैट इज कार्बन आयन। ये जो कार्बन आयन है ये होता है हमारा स्ट्रोंग बेस एज वेल एज स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल, ये होता है। मतलब अगर इस R- के सामने कोई आप ऐसी स्पीसीज ले आओ जिसके पास एसिडिक एच है, और मैं जानता हूं कि फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इस तरह के कंपाउंड से तुरंत एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, RH बन जाता है, ये बना लेता है यहां से। और मैं कहता हूं कि एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट रिएक्शन, सबसे पहले यही काम चलेगा, आर द फास्टेस्ट रिएक्शन, सबसे पहले काम तो यही चलेगा। चलिए
तो ये तो यही काम हो गया, इसलिए भी मैं जल नहीं ले रहा यहां। अगर मैं यहां जल ले लेता हूं ईथर की बजाय, तो जब वाटर के पास क्या है, H+ है, ये वाटर के H+ के साथ RH बना देगा। मैं RH नहीं बनाना चाहता, मैं न्यूक्लियोफाइल तैयार करना चाहता हूं। अब क्या होगा, कोई और तो है नहीं इसमें, ईथर ने उसको स्टेबलाइज कर रखा है, ईथर उस काम का है, मेटल अपना काम कर ही चुका, अब कोई और नहीं है, तो ये अपने जैसे के ऊपर, हम जानते हैं ये लिविंग ग्रुप है, हम जानते हैं कि ये लिविंग ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, हैलाइड जो है R- इसके ऊपर अटैक कर दे और ये बन जाए RR टाइप का एल्केन, और ये जो है इट मस्ट नॉट बी 3 डिग्री। यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो गई, यहां पर कौन सी रिएक्शन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन हो गई है। ये एक सामान्य मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, ये हो गई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आप आगे देखिए, फिर आप आगे देखिए कि जरूरी नहीं है कि अल्काइल हैलाइड को पहले, जैसे मैंने सोडियम ले लिया तो 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ईथर बना लिया, ले लिया सब सोलवेंट, सोलवेंट तो चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ने अटैक करके X को बाहर निकाला CH3-, और इसने अपने जैसे के ऊपर अटैक किया और ये बन गया CH3। ये कुछ वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत मात्रा में एल्कीन भी बनता है, थोड़ा बहुत मात्रा में एल्कीन भी बनता है, और अगर 3 डिग्री का सबस्ट्रेट ले लूंगा तो एल्कीन मेजर होगा। अगर मैं 3 डिग्री का सबस्ट्रेट ले लेता हूं तो उस केस में तो एल्कीन मेजर होगा भैया, इसमें तो एल्कीन मेजर हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई तो माजरा है यहां, क्या सोचा कि कोई तो माजरा है यहां। ये किसने सोचा, वैज्ञानिकों ने। तो एक अनदर मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाई गई, ये कहा गया कि यार जरूरी थोड़ी है कि आप एक को ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन एक को दो और एक इलेक्ट्रॉन एक को दो, इस तरह से, और रेडिकल रेडिकल बनाओ, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल। और रेडिकल के बारे में मैं आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सिखा चुका हूं। जब ये कुछ ना कर पाए तो डाइमेराइज हो जाता है, एक जैसे के साथ जुड़ जाता है। क्या क्या कर सकता है ये रेडिकल, क्या क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है, और क्या कर सकता है ये, इस पर इंटरनल अटैक हो सकता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का इस पर इंटरनल अटैक हो सकता है, और ये क्या कर सकता है, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है, तुम्हें याद हो तो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है, और ये कॉम्बिनेशन कर सकता है। अप टू 2 डिग्री में कॉम्बिनेशन करता है, 3 डिग्री में डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। ये जो जनरल मैकेनिज्म तुमने समझा, ये मैकेनिज्म है वुड्स रिएक्शन का। किसका है, वुड्स रिएक्शन का। तो अल्काइल हैलाइड से अगर आप एल्केन बनाना चाहते हो तो उसका एक सरल मेथड है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। आइए देखिए, आइए देखिए, अल्काइल हैलाइड RX, उसमें सोडियम ईथर डाल देते हैं तो RR बनता है, डाइमर बन जाता है। कंसेप्ट है हैलाइड आर गुड लिविंग ग्रुप, कार्बन फ्री रेडिकल शो कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन, इस बात का ध्यान रखना है। सोडियम ईथर रिएजेंट है, RR बना देना है, यानी आपका जो अल्काइल हैलाइड है उससे R ग्रुप अलग करके 2 R को आपस में कंबाइन कर देना है। लिखिए फटाफट तेज गति से, इसी से देख लेना, वो तो जनरल मैकेनिज्म थी समझाने के लिए। आओ देखो इसके बाद, रुको जरा। तो अब सेकंड मैकेनिज्म इसकी बताई गई, इसकी दूसरी मैकेनिज्म बताई गई, और सेकंड मैकेनिज्म ये है कि भैया सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, रेडिकल रेडिकल बना रहा है और रेडिकल जुड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि रेडिकल क्या कर सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है, और एल्कीन जो बन रहा है वो डिस्प्रपोर्शनेशन से ही बन रहा है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर कर दोगे तब तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। और अगर BOC में पढ़ाया था ना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेडिकल जो कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है, रेडिकल बन रहा है इसमें, ये क्या कर सकता है, इधर कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन, हाई टेम्परेचर पर डिस्प्रपोर्शनेशन, लो टेम्परेचर पर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आयनिक मैकेनिज्म से भी वही होगा, R- बनेगा, RX अटैक करेगा, लेकिन एल्कीन का बनना इससे समझाया जाता है।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे देखिए, 3 डिग्री में केवल रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी, आयनिक मैकेनिज्म नहीं चलेगी। और 2 डिग्री तक अगर आपको लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर दे रखा है तब तो आप आयनिक मैकेनिज्म चला लेना, लेकिन अगर आपको हाई टेम्परेचर दे रखा है तो हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसलिए रेडिकल मैकेनिज्म आपको चलानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी, हाँ जी, तो जैसे मेरे पास मैंने हेलोजन Cl लगाया और मैंने हेलोजन I लगाया और मुझसे रेट कंपेयर करने को कही गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी अटैक करने के लिए तैयार होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, रेट 2 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेट 1। और अगर ऐसी स्थिति है, यहाँ पर रेडिकल क्या कर सकता है, रेजोनेंस, तो एक रेडिकल तो यहाँ बनेगा, दूसरा रेजोनेंस वाला बनेगा, तो ये अपने जैसे के साथ जुड़ जाए तब तो ये प्रोडक्ट, रेजोनेंस वाले आपस में जुड़ जाए तब ये प्रोडक्ट, एक रेजोनेंस वाला और एक बिना रेजोनेंस वाला जुड़ जाए तो ये प्रोडक्ट। इस तरह से देखने को मिलेंगे। देखो, जब आप ये Cl हटाओगे यहां से और यहां पर क्या बनाओगे, रेडिकल, ये रेडिकल क्या करेगा इसके साथ, तो एक तो ये बन गया रेडिकल, दूसरा रेडिकल कौन सा बनेगा, जब स्टार वाला, ये स्टार है, स्टार वाला कार्बन मार्क कर रखा है, दूसरा रेडिकल यहां बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये और ये आपस में जुड़ गए तब तो ये स्टार स्टार वाले जुड़ गए तब ये, और एक स्टार और एक बिना स्टार जुड़ गया तो ये। क्लियर? चलिए जी, तो ये है हमारे पास, ये हमने 2 अलग अलग ले रखे हैं इंटरमोलिकुलर कराने के लिए, और हम ये चाह रहे थे कि ये और ये आपस में कंबाइन करके 5 मेंबर का ये बन जाए पेंटेन, लेकिन जरूरी नहीं है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है यहां से, ये अपने जैसे के साथ जुड़ जाए, ये अपने जैसे के साथ जुड़ जाए, ये इसके साथ जुड़ जाए, तो इस तरह से कई सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में एल्कीन वाला जो है वो अलग है। तो वुड्स रिएक्शन यहां से ये है कि हम वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने में नहीं कर सकते, यानी अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड लेकर के हम चाहें कि ओड नंबर का वुड्स बना लें, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें कहानी हो जाएगी क्या कि मिक्सचर बन जाएगा, इसका रेडिकल अपने जैसे के साथ, इसका रेडिकल अपने जैसे के साथ, और एक ये दोनों कंबाइन। ठीक है, इसलिए हम सिमेट्रिकल बनाएंगे। जैसे ये तो बना ही नहीं सकते, CH4 तो कभी बन ही नहीं सकता, कम से कम 2 कार्बन का बनेगा। अरे भैया, अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड का जुड़ेगा तो कम से कम 2 कार्बन का बनेगा, ये बन सकता है। यहाँ पर आप काट के बीच में से Cl लगा लो, X लगा लो, एलोजन, ये अपने जैसे के साथ जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है, बीचों बीच काट लीजिए। ये नहीं मेजर बन पाएगा, मेजर ओनली ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पर रेडिकल बनाओगे और यहाँ पर रेडिकल बनाओगे तो इसमें मिक्सचर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहां पर आप ये बना सकते हो क्योंकि यहाँ रेडिकल, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 एक जैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड को तुम परस्पर कंबाइन करके मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो तो वो संभव नहीं हो पाएगा उस केस में, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहां से देखने को मिलेगा। तो ये वुड्स रिएक्शन है बेसिकली। वुड्स रिएक्शन में आपको क्या करना होता है कि अल्काइल हैलाइड में सोडियम ईथर डाल देते हैं, और सोडियम ईथर से आपको क्या बनाना है, X हटाना है और RR जोड़ देना है। X हटाना और क्या कर देना है, RR जोड़ देना। मैकेनिज्म इसकी 2 है, एक है रेडिकल मैकेनिज्म, एक है आयनिक मैकेनिज्म। आपको 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री में तो RR बनाना है, लेकिन 3 डिग्री के केस में आपको क्या बना देना है, एल्कीन बना देना है। अगर टेम्परेचर लो दे दे तब तो आप RR बनाओगे, हाई टेम्परेचर दे दे तो भी आपको क्या बनाना है, एल्कीन डिस्प्रोपोर्शनेशन कराना है। रेडिकल पर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, रेडिकल पर इंटरनल अटैक हो सकता है, रेडिकल रेजोनेंस कर सकता है, वो सब बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए जो अपन ने बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ ली। इसको डिटेल में अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।